गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि हमारी लास्ट क्लास चट्टानों की थी कि जिसमें चट्टानों को डिवाइड किया कि चट्टानें बनी कैसे हैं, देन चट्टानों को फिर कितने भागों में बांटा गया है, देन उन चट्टानों के एग्जाम्पल क्या क्या थे, एंड देन उसके बाद उन चट्टानों को भी हमने कितने भागों में कन्वर्ट किया है। तो हम लोग जो लास्ट क्लास थी वो थी चट्टानों पे। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप की कि जो चट्टानें थी उनका अपघटन कैसे हुआ। तो अल्टीमेटली देखा जाए तो हमें क्या करना है, चट्टानें और देन चट्टानों से फिर सोइल का निर्माण कैसे हुआ, तो ये सारी प्रोसेस पढ़नी है। तो अगर चट्टानों के अपघटन की बात करें तो जो चट्टानें होती है वो तीन तरीके से टूटती है। पहला जो अपघटन होता है वो होता है उनका भौतिक अपघटन। भौतिक अपघटन में क्या होता है, जो चट्टानें होती है उनमें क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन तो नहीं होता है, यानी रासायनिक तो एज इट इज होती है। जैसे अगर हम बात करते हैं किसकी, अग्नि चट्टानों की, तो अग्नि चट्टानों में अगर हम ग्रेनाइट की बात करें या बेसाल्ट की बात करें, तो ग्रेनाइट में क्या था कि वो क्या थी, अम्लीय थी, क्योंकि उनमें जो सिलिका की मात्रा क्या पाई जाती थी, ऑलमोस्ट 65 से 85% पाई जा रही थी। तो अगर उस ग्रेनाइट का फिजिकल कंपोजिशन होगा, यानी फिजिकल डिकम्पोजिशन होगा, यानी भौतिक अपघटन होगा, तो वो जो ग्रेनाइट से जो चट्टानें बनेगी वो भी क्या होगी, सेम अम्लीय होगी, क्योंकि उनमें सिर्फ क्या हुआ, उनका भौतिक अपघटन हुआ है। अब बात करें, नेक्स्ट होता है रासायनिक संगठन। ये रासायनिक संगठन में क्या होगा, चट्टानों का भौतिक अपघटन तो जो पहले हो गया, उनके साथ साथ अब उनमें उपस्थित जो खनिज पदार्थ हैं जिससे चट्टानों का निर्माण हुआ, वो खनिज पदार्थ क्या होंगे, दूसरे खनिज पदार्थों में कन्वर्ट होंगे या चेंज होंगे। जैसा कि हमने खनिज पदार्थ वाले टॉपिक में पढ़ा था कि जो खनिज पदार्थ होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, दो तरह के होते हैं। पहला होता है प्राथमिक खनिज पदार्थ जो यहाँ की एज इट इज लावे से प्राप्त हुए थे, एंड नेक्स्ट होता है सेकंड खनिज, द्वितीय श्रेणी के खनिज पदार्थ, यानी जो प्राथमिक खनिज पदार्थों के अपघटन से बने थे। तो जो अपघटन होगा वो होगा रासायनिक अपघटन, यानी जिसके अंदर भौतिक अपघटन तो नहीं, परंतु उसमें जो उपस्थित खनिज पदार्थ होता है, खनिज पदार्थ होंगे उनका रासायनिक अपघटन होगा, यानी वो एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाएंगे। नेक्स्ट होता है अपना जैविक अपघटन। जैविक अपघटन की बात करें तो इसमें क्या होगा कि जितने भी जीव जंतु होते हैं जो कि अपघटन का काम करते हैं, चाहे वो चूहा हो या कोई बड़ा जानवर हो, जो कि किसी मृदा सतह को तोड़ते हैं या चट्टानों को तोड़ते हैं, तो उनको किस अपघटन में रखा गया है, जैविक अपघटन की। आज हम बात करें भौतिक अपघटन की। भौतिक अपघटन में क्या लिखेंगे कि जो ऐसे अपघटन जिसमें क्या होता है, केवल मृदाओं का फिजिकल रूप चेंज होता है, यानी उनका आकार चेंज होता है, जिसमें क्या होगा, यानी जो चट्टानें थी, जो ठोस पिंड था, बड़े पिंड थे, वो छोटे पिंडों में अध्ययन लगातार अपघटन के बाद मृदा में कन्वर्ट हो जाएंगे, वो कहलाएगा भौतिक अपघटन। इसमें मृदा का फिजिकल रूप तो चेंज होगा, परंतु जो रासायनिक संगठन होता है वो एज इट इज बना रहेगा। अगर हम बात करते हैं भौतिक अपघटन की, भौतिक अपघटन में जो पहला अपघटन होता है वो होता है तापक्रम के कारण, यानी टेम्परेचर के कारण। अगर हम बात करें टेम्परेचर की, तो टेम्परेचर में क्या होता है, जो चट्टानें होती है वो किससे बनी होती है, लावा से बनी होती है। और ऑब्वियसली लावा क्या होता है, जैसे आप उनको गर्मी देते हो या ताप देते हो तो क्या होगा, पिघलता है, और पिघल कर क्या होता है, अपने आकार में परिवर्तन करता है। तो सेम टेम्परेचर में होगा कि टेम्परेचर में क्या करेगा कि जो लावा था वो क्या होगा, तापमान के मिलने के कारण पिघलता है, और जैसे तापमान कम होगा वो वापस सिकुड़ जाएगा। और ये क्रिया क्या होगी, बराबर लगातार होती रहती है, यानी फिर पिघलेगा, फिर सिकुड़ेगा, फिर पिघलेगा, सिकुड़ेगा। इससे क्या होगा, जो चट्टानें होती हैं उनका जो भौतिक संगठन होता है वो वीक हो जाता है, यानी कमज़ोर हो जाता है, जो बाद में क्या होता है, आसानी से टूटकर दूसरे रूप में परिवर्तन हो जाता है। तो इस प्रकार से क्या होती है, मृदाएं तापक्रम के कारण टूटती है। नेक्स्ट बात करते हैं जल की। अगर हम जल की बात करें तो जल में क्या होता है कि जब हमने फिजिकल अपने सामने भी देखे हैं एग्जाम्पल कि जब जल का प्रवाह क्या होता है, बहुत तेज़ गति से आता है, तो क्या होता है, जहाँ से वो तेज़ गति से निकल रहा होता है वहाँ का जो आसपास का क्षेत्र होता है उसमें क्या होता है, वो मिट्टी या चट्टान या कुछ भी पत्थर होता है उसको अपने साथ बहा कर ले जाता है, यानी उसके कुछ अंशों को तोड़ देता है। तो जल में क्या होगा कि जब जल क्या होगा, लगातार एक बहुत ज़्यादा फोर्स के साथ किसी स्थान से गुजरता है, तो गुजरने के बाद क्या होता है, जो जो चट्टानों का एरिया उसके संपर्क में आएगा वो क्या होगा, उससे अपघटित होकर यानी टूट जाएगा और टूट के मृदा का निर्माण कर देता है। नेक्स्ट बात करते हैं बर्फ़ की। तो बर्फ़ के द्वारा अपघटन की बात की जाए तो उसमें होता ऐसा है कि जब चट्टानें होती हैं जिनमें क्या हुआ, दरारें पड़ जाती है, चाहे वो दरारें बिजली की कड़कने से हुई या कोई भी तापक्रम की वजह से हुई या किसी भी फिजिकल फोर्स के कारण हुई, तो उन चट्टानों की दरारों में क्या होता है, पानी आकर पानी आ जाता है, और देन ये पानी क्या होता है, तापक्रम जब वायुमंडल का तापमान ठंडा होता है, यानी तापमान कम होता है, तो ये जो जल होता है क्या होता है, बर्फ़ में कन्वर्ट हो जाता है, और जो बर्फ़ होती है उसका आयतन पानी के आयतन की अपेक्षा ज़्यादा होता है, जिससे फिर क्या होगा, इन चट्टानों के ऊपर फोर्स लगेगा, और फोर्स लगने से क्या होता है, ये चट्टानों का जो छोटी दरारें थी वो
बड़ी दरारों का रूप धारण कर लेती है, और ये बड़ी दरारें फिर क्या होगी, चाहे जल के संपर्क में या हवा के संपर्क में आकर क्या हो जाती है, आसानी से टूट जाती है। बर्फ समझ में आएगा। नेक्स्ट बात करते हैं हवा की। तो हवा में क्या होता है, जब हवा बहुत तेज़ गति से चल रही है तो अपने साथ क्या होता है, कुछ बालू के कण या कुछ छोटे आकार के पत्थर के कण या फिर सिल्ट या क्ले के कण लेके क्या होती है, उड़ती है। अब ये जो बालू के कण या सिल्ट या क्ले के जो कण होते हैं वो चट्टानों के जिस एरिया के संपर्क में आएंगे वो उससे क्या होंगे, रगड़कर उस स्थान को तोड़ देंगे, और तोड़कर क्या होता है, अपने साथ दूसरे स्थान पर बहा के ले जाएंगे। तो हवा के द्वारा कैसे होगा, जब हवा में फोर्स से चलेगी तो वो क्या होगा, जो अपने साथ लाए हुए जो कण हैं, चाहे बालू के कण हो या रेत के कण हो या क्ले हो या सिल्ट हो, वो क्या होगा, इन चट्टानों के संपर्क में आएंगे और उनसे बार बार क्या होता है, सरफेस पर रगड़ेंगे, और रगड़ने के बाद उन चट्टानों के कणों को तोड़कर अपने साथ ले जाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं हिमखंड की। तो हिमखंड में क्या होता है कि जब बर्फीले क्षेत्र होते हैं जिनमें ग्लेशियर होते हैं, तो ग्लेशियर जैसे टूटते हैं तो अपने टूटने के साथ वो बर्फ़ जो पिंड होते हैं वो अपने साथ साथ क्या होते हैं, पत्थर के या चट्टानों के पिंड भी साथ में लेके आते हैं। और जब ये चट्टान या पत्थर या बर्फ़ जो भी आएगा वो क्या होता है, जब चट्टानों पे फोर्स के साथ गिरता है तो गिरने के बाद क्या होती है, ये चट्टानें टूटकर छोटे रूपों में परिवर्तित हो जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं बिजली की। तो बिजली के लिए कहा जाता है कि जब बिजली कड़कती है तो इन चट्टानों में दरारें बन जाती है, और इन दरारों में बाद में क्या होता है, पानी घुसकर बर्फ़ का रूप ग्रहण कर लेता है, और ये बर्फ़ बाद में क्या होती है, अपने आयतन में वृद्धि करके चट्टानों को तोड़ती है। तो अपना जो फिजिकल डिकम्पोजिशन होता है, यानी भौतिक अपघटन जो होता है, अपक्षय जो होता है, वो 6 प्रकार से होता है। यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई। 6 प्रकार से कैसे, तापक्रम से। तापक्रम में क्या होता है, लगातार ताप बढ़ने से वो क्या होगा, पिघलेगा, बढ़ेगा, फिर दिन कम होने से सिकुड़ेगा, देन बार बार ये चीज़ें होने के बाद क्या हो जाएगी, वो कमज़ोर होकर टूट जाएगा। जल में जब चीज़ें फोर्स के साथ आएगी, जल फोर्स के साथ आएगा तो क्या होगा, उस स्थान से चट्टानों के जो कण होते हैं उनको अपने साथ बहा के ले जाएगा, जिसको हम अगर यही चीज़ें मृदा में होती है तो उसको हम क्षरण कहते हैं या अपर्दन कहते हैं। नेक्स्ट बात आती है बर्फ़ की। तो बर्फ़ में क्या हुआ कि जो दरारें थी उनमें पानी आएगा, पानी आने के बाद उसमें क्या होगा, कम टेम्परेचर के अनुसार पानी जम जाएगा, और जमने के बाद फिर क्या होता है, उसको आयतन में परिवर्तन चेंज वो करेगा, बढ़ोतरी करेगा, और जो बाद में चट्टानों को कमज़ोर करके 2 भागों में या जितने भी भागों में बांट देगा। नेक्स्ट हवा में भी सेम चीज़ें थी कि जो हवाएं थी अपने साथ बालू या मिट्टी के जो कण लेके आती वो बार बार सरफेस से संपर्क में आते हैं, और संपर्क में आने के बाद क्या होता है, उस स्थान पे उपस्थित जो कणों को अपने साथ बहा कर ले जाते हैं। नेक्स्ट हिमखंड में क्या था कि जो चट्टानें थी वो क्या होती है, अपने बर्फ़ के साथ साथ जो चट्टानें या कुछ भी आता है वो डायरेक्ट उसके संपर्क में आता है और ज़्यादा फोर्स लगने के कारण चट्टानें टूट जाती है। नेक्स्ट बिजली में क्या था कि जो बिजली के होने से क्या होता है, चट्टानों में दरारें पड़ जाती है। तो आज की चीज़ें यहाँ तक समझ में आती है। नेक्स्ट बात करेंगे हम रासायनिक संगठन की, जिसमें क्या होगा कि मृदाओं का चट्टानों का भौतिक अपघटन तो नहीं होगा, परंतु उसमें उपस्थित जो खनिज पदार्थ हैं वो चेंजेस हो जाएंगे या दूसरे खनिज पदार्थों में परिवर्तन हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ तक की चीज़ें समझ में आए। थैंक यू। नेक्स्ट अगर हम अब बात करते हैं किसकी, सब्जेक्ट की। तो जैसे कि 12th वाले हैं तो 12th वालों को तो पता है कि उन्होंने 11th पढ़ी है तो उन्होंने कुछ सोच समझ के ही सब्जेक्ट लिया होगा। अब अगर हम बात करें 10th की, जिन बच्चों का 10th का रिजल्ट आया या अब चीज़ें थोड़ी प्रॉब्लमेटिक हो जाती है कि नेक्स्ट क्या लें, बिकॉज हमारा जो नेक्स्ट फ्यूचर होता है वो क्या होता है, अपने आज पे डिपेंड होता है ना, बिकॉज सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है कि हम कौन सा सब्जेक्ट लें, जिससे क्या होता है फ्यूचर में हमारे पास करियर ऑप्शंस थोड़े ज़्यादा ओपन हो जाए। तो अगर हम एजी की बात करें तो एजी में हम करियर ऑप्शंस को 4 तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। पहला होता है स्टेट वाइज की बात करें तो स्टेट में जितने भी अपने, अगर हम 12th पास हैं तो उसमें सुपरवाइजर की वैकेंसीज होती हैं, देन असिस्टेंट ऑफिसर की होती है, देन एग्रीकल्चर ऑफिसर की होती है, अपनी अगर बात करें लेक्चरार्स की जो पोस्ट होती है या टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट जो होती है वो किस में आती है, अपने स्टेट लेवल के एग्ज़ाम में। अगर हम बात करते हैं सेंट्रल लेवल की तो सेंट्रल लेवल में भी हम नेशनल सीड कॉर्पोरेशन हुआ, नेशनल फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन हुआ, या फूड सेफ्टी ऑफिसर के रूप में हुआ, या अपने कृषि विज्ञान केंद्र हुए, या फिर आप बैंकों में हुआ, तो उस तरीके से ट्राई कर सकते हैं। अगर हम प्राइवेट फील्ड की बात करें तो प्राइवेट में जितनी भी पेस्टिसाइड कंपनीज हुई या इंसेक्टिसाइड्स कंपनी हुई या जो भी अभी जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं उन पर, देन नेक्स्ट बात करें सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में भी आप इसमें ट्राई कर सकते हैं। अगर एजी के लिए कुछ भी ज़्यादा है आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप स्कूल में आके जो हेल्प डेस्क बनाई हुई है उस पर आके ट्राई कर सकते हैं।